हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज है हमारा राजस्थान जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए एक और माइनर एक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं एकदम फ्रेश, जो कि है हमारा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, पीओ एक्ट भी बोलते हैं या प्रोबेशन एक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब इस एक्ट को क्यों लेके आया था, पहले ये समझिए कि एक्ट के लाने का पर्पस यही है कि कुछ क्रिमिनल्स होता है जिनके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, मर्सी शो कर सकते हैं, या कुछ पर्सन्स होते हैं जिन्होंने क्राइम किया है उनके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, मर्सी शो कर सकते हैं और उन्हें डांट फटकार के भी क्या करें, हम एक बार छोड़ दे, उस अपराध से क्या करें, उन्हें क्षमा कर दे, माफ कर दे, या कुछ सुपरविजन में कोई आदमी को रोक दो और देखो क्या ये अच्छा बर्ताव कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो इसको पुरानी सजा के लिए, जो जुर्म किया उसके लिए उसको सजा वापस दे दो। तो एक्ट लाता है किस लिए कि हम एक तरीके के, इसलिए कि कुछ ऑफेंसेस होते हैं जिनके अंदर अक्यूज को क्या करना है, डायरेक्ट पनिशमेंट नहीं देनी है, उनको बेनिफिट हम दे सकते हैं प्रोबेशन एक्ट का। प्रोबेशन मतलब क्या होता है कि उसे छोड़ना, कुछ कंडीशंस पे, टर्म्स एंड कंडीशंस पे उस पर्सन को उस अपराध से मुक्त कर देना, छोड़ देना, उसे बोलते हैं हम प्रोबेशन एक्ट। अब प्रोबेशन एक्ट जनरली समझ लो कि किस पे अप्लाई नहीं करता, कि अगर आपने कोई ऑफेंस किया है, किस पे अप्लाई नहीं करेगा, अगर आपने, ये जो मैं बता रहा हूँ ये स्पेशल फीचर है, समझ लेना, इस केस के अंदर प्रोबेशन कभी भी अप्लाई नहीं करेगा। गांठ बांध लेना कि जब आपने कोई ऑफेंस किया है जिसकी पनिशमेंट क्या है आपकी, या तो डेथ पेनल्टी है या फिर क्या है आपकी एलआई, इन दोनों में से कुछ भी है, तो आपको प्रोबेशन का बेनिफिट कभी भी नहीं मिलेगा। कभी भी आपको प्रोबेशन का बेनिफिट उन ऑफेंसेस के लिए नहीं मिलेगा जिसका पनिशमेंट कितना है, या तो डेथ है या फिर एलआई है। दूसरा, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट वहां अप्लाई नहीं करेगा या प्रोबेशन का बेनिफिट वहां नहीं मिलेगा जब स्पेशल एक्ट क्या बोलता है कि ऐसे पर्सन को, ऐसे क्रिमिनल्स को आप प्रोबेशन पे नहीं छोड़ सकते हो। एग्जाम्पल हमारा एनडीपीएस ले लो, क्या नारकोटिक्स एक्ट के अंदर अगर कोई पर्सन कन्विक्ट हो गया तो उसे आप प्रोबेशन पे नहीं छोड़ सकते हो। एससी एसटी एक्ट ले लो आप, दूसरा अपना एससी एंड एसटी एक्ट, इस एक्ट के अंदर भी कोई पर्सन कन्विक्ट हो गया तो उसे हम प्रोबेशन पे नहीं छोड़ सकते हैं। तो प्रोबेशन पे किन दो केसेस में नहीं छोड़ेंगे, दिमाग में बैठाना है, डेथ पेनल्टी या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट का कोई ऑफेंस किया है। दूसरा, अगर कोई पर्सन ने स्पेशल एक्ट के अंदर कोई ऑफेंस किया जिसके अंदर स्पेशल एक्ट प्रोबेशन पे छोड़ने के लिए क्या करता है, बार करता है, तो आप क्या होगा, आप प्रोबेशन पे नहीं छोड़ सकते हो। एग्जांपल एनडीपीएस ले लीजिए, एससी एसटी एक्ट ले लीजिए। अब एक पॉइंट और हमें ध्यान रखना है एक्ट को स्टार्ट करने से पहले, कि कोर्ट क्या चीजें हैं जो ध्यान में रखेगी और उसके बाद ही अक्यूज को प्रोबेशन पे छोड़ेगी। कोर्ट क्या चीजें हैं जो ध्यान में रखेगी, कंसीडरेशन में लेगी और उसके बाद ही अक्यूज को प्रोबेशन पे छोड़ सकती है। तो पहली चीज जो है वो क्या है हमारा, जिसको ध्यान में रखेगी कोर्ट, सर्कमस्टेंस ऑफ द केस, कि केस किस तरीके का है, कैसा है। सेकंड, नेचर ऑफ द ऑफेंस, कि अक्यूज ने किस टाइप का ऑफेंस किया है, क्या देखेगी, नेचर ऑफ द ऑफेंस। और तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है हमारा क्या, कि कैरेक्टर ऑफ अक्यूज। ये तीन चीजों के अंदर कोर्ट क्या करेगी, ध्यान में रखेगी कि पर्सन को प्रोबेशन पे छोड़ना है या नहीं। क्या, सबसे पहले केस की सर्कमस्टेंसेस देखेगी कि क्या इस केस के अंदर पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या अक्यूज पर्सन को थोड़ी मर्सी दिखाई जानी चाहिए, क्या उसे प्रोबेशन पे छोड़ना चाहिए। सेकंड, ध्यान में रखेगी कोर्ट के उसने ऑफेंस किस तरीके का किया है कि उसको छोड़ा जाए, मर्सी दिखाई जाए, क्या ग्रीवियस ऑफेंस किया है कि मर्सी के लायक नहीं है, तो नेचर ऑफ ऑफेंस ध्यान में रखेगी। और थर्ड, कि अक्यूज का कैरेक्टर किस तरीके का है, अक्यूज पर्सन का कैरेक्टर किस तरीके का है, क्या वो जनरली क्राइम करता रहता है या फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए कोर्ट प्रोबेशन पे छोड़ना है या नहीं छोड़ना उसका डिसीजन लेगी। तो चलिए अब हम एक्ट स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी एक्ट है, बहुत छोटा एक्ट है और आराम से आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। तो आइए करते हैं। सेक्शन 1, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। इसके अंदर हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि द एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। अब कश्मीर पे भी ये एक्ट, प्रोबेशन ऑफ द ऑफेंडर्स एक्ट अप्लाई होता है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की बदौलत ये हमारा प्रोटेक्शन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट कहाँ अप्लाई होता है, जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लाई होता है। सेक्शन 2, डेफिनेशन है, हमारे कोई काम की नहीं है, पर एक चीज ध्यान में रखनी है, सेक्शन 2 के डी के अंदर जो हम बोल रहे हैं वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, कि कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए गए एक्ट के अंदर, कुछ ऐसे एक्सप्रेशन यूज किए गए हैं जो इस एक्ट में डिफाइन नहीं है या आपको समझ में नहीं आ रहे, तो उनका मीनिंग आप कहाँ से लोगे, सीआरपीसी से लोगे, या जैसा उन वर्ड्स का मीनिंग आप सीआरपीसी में देते, अगर सीआरपीसी में ये वर्ड होते
तो सेम मीनिंग आपको प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में अप्लाई करना है कि अगर एक्ट की लैंग्वेज में कंफ्यूजन होती है, एक्ट के वर्ड्स में कंफ्यूजन होती है जिनको यहाँ डिफाइन नहीं किया गया है, तो उनका मीनिंग आप कहाँ से लोगे? सीआरपीसी से लोगे, या सीआरपीसी में होते तो उनको किस तरीके से इंटरप्रेट करते, सेम उसी तरीके से प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के अंदर भी आप इंटरप्रेट करोगे। सेक्शन 1 और 2 में हमें इतना ही देखना है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 3, जान है। सेक्शन 3 और 4 जो है कोर है, हार्ट है। अगर बॉडी को चलाने के लिए दिल की जरूरत पड़ती है, सेम उसी तरीके से प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की जान है सेक्शन 3 और 4। इस पे कमांड होनी जरूरी है, इनमें कोई भी गलती की चूक नहीं करनी है। सेक्शन 3, पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स आफ्टर एडमोनिशन। एडमोनिशन मतलब होता है सिर्फ वार्निंग देके, डांट फटकार के कोई पर्सन को, अक्यूज पर्सन को छोड़ देना। एडमोनिशन का मतलब क्या है? डांट के, फटकार के, डरा के, किसी भी तरीके से उसे अक्यूज पर्सन को छोड़ देना, ऐसे को हम क्या बोलते हैं? एडमोनिशन बोलते हैं, यानी वार्निंग देके अक्यूज को जब हम छोड़ देते हैं। सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट है, मैं बोर्ड रफ कर देता हूँ, आपको चीज़ें पॉइंट बताऊंगा 2-3, जिससे आपको ये एक्ट सेक्शन 3 जो होगा ईजिली याद हो जाएगा। पहले लैंग्वेज रीड करते हैं। When any person is found guilty of having committed an offence punishable under section 379, 380, 381, 404 and 420 of IPC, or any offence punishable with imprisonment for not more than 2 years or with fine or with both under IPC or any other law, and no previous conviction is proved against him, the court by which the person is found guilty is of opinion that having regard to the circumstances of the case, including the nature of offence and the character of the offender, is expedient so to do, then notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the court may, instead of sentencing him to any punishment or releasing him on probation of good conduct under section 4, release him after due admonition। क्या बोल रहा है कि अगर आपने सेक्शन 379, 380, 381, 404 और 420 का ऑफेंस किया है, या फिर कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी सज़ा 2 साल से या फाइन से ज़्यादा नहीं है, और आप प्रीवियसली कन्विक्टेड नहीं हो, यानी आप फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो, और कोर्ट को लगता है सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस देख के, नेचर ऑफ ऑफेंस देख के और कैरेक्टर ऑफ ऑफेंडर को देखते हुए कि अक्यूज्ड पर्सन को सेक्शन 4 के अंदर, जो हम आगे रीड करेंगे, सेक्शन 4 में प्रोबेशन का बेनिफिट ना देके सेक्शन 3 में छोड़ना वाजिबी होगा, लाजमी होगा, और इसे सेक्शन 3 के अंदर छोड़ सकते हैं। तो कोर्ट चाहे तो सेक्शन 3 के अंदर उसे वार्निंग देके, एडमोनिशन करके उस अक्यूज पर्सन को प्रोबेशन पे छोड़ सकता है। तो सेक्शन 3 के लिए जो एसेंशियल हमारे पास पॉइंट निकल के आ रहे हैं वो क्या है? सबसे पहला ऑफेंस क्या हो सकता है? 379 आईपीसी का, 380, 381, 404 और 420 का, ये थेफ्ट के केसेस है। ये 3 सेक्शन हमारे किसके हैं? थेफ्ट के होते हैं। पनिशमेंट दी हुई है, थेफ्ट है आपका, ये 3 सेक्शन। 404 है आपका क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम डिसीज्ड पर्सन, यानी मरे हुए आदमी से जब आप उसकी कोई प्रॉपर्टी लेते हो। और 420 जैसे हमें पता है फ्रॉड का केस, हम जिसे हम चीटिंग बोलते हैं, चीटिंग ऐसी की जिससे आपने किसी अगले पर्सन की प्रॉपर्टी अपने पास ले ली हो। तो अगर इनका ऑफेंस आपने किया है, या फिर कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी सज़ा कितनी है? 2 ईयर और फाइन और बोथ, यानी 2 साल से, मैंने माइनस का साइन लगाया, 2 साल से कम की सज़ा है, या फिर फाइन या फिर बोथ। और तीसरी ज़रूरी चीज़ क्या है आपका? नो प्रीवियस कन्विक्शन, आप प्रीवियसली कन्विक्टेड नहीं होने चाहिए। तो कोर्ट आपको क्या करेगा? एडमोनिशन पे छोड़ सकता है। क्या ध्यान में रखते हुए? केस की सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए, नेचर ऑफ ऑफेंस को ध्यान में रखते हुए और कैरेक्टर ऑफ अक्यूज को ध्यान में रखते हुए कोर्ट आपको छोड़ देगा एडमोनिशन पे। ये बोल रहा है हमारा सेक्शन 3। अब इसका एक्सप्लेनेशन है, एट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन। For the purpose of this section, previous conviction against the person shall include any previous order made against him under this section or section 4। ये क्या कहना चाह रहा है इन शॉर्ट? कि सेक्शन 3 के अंदर अक्यूज्ड पर्सन को सिर्फ एक ही बार बेनिफिट दे सकते हैं, दूसरी बार नहीं। मान लीजिए मैंने आज कोई ऑफेंस किया, कोर्ट ने मुझे प्रोबेशन पे छोड़ा है सेक्शन 3 का बेनिफिट देके, कल को मैं कुछ और ऑफेंस करके वापस आता हूं, तो क्या कोर्ट मुझे सेक्शन 3 का बेनिफिट देगी? नहीं देगी, क्योंकि जो भी मेरे को प्रोबेशन के अंदर कोर्ट छोड़ रहा है, चाहे सेक्शन 3 या सेक्शन 4 के अंदर, उसको प्रीवियस कन्विक्शन की कैटेगरी में माना जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 3।
क्या होगा अगर कोर्ट ने मुझे प्रोबेशन पे छोड़ भी दिया ना, तो आगे हम पढ़ेंगे सेक्शन 12 वो बोलता है कि कोई डिस्क्वालिफिकेशन इसके साथ अटैच नहीं होगा। पर सेक्शन 3 के पर्पस के लिए आपका प्रीवियस जो प्रोबेशन का छोड़ने का ऑर्डर है उसको प्रीवियस कन्विक्शन की कैटेगरी में माना है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 3। इसका कुल मिला के मतलब क्या है, 100 बात की एक बात अगर हम बोले, क्या बोलेंगे कि सेक्शन 3 के अंदर, प्रोबेशन एक्ट के अंदर अक्यूज्ड पर्सन को सिर्फ एक ही बार छोड़ा जा सकता है, बार बार नहीं छोड़ सकते। अक्यूज पर्सन को सिर्फ एक ही बार छोड़ेंगे, यानी सिर्फ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर कोई पर्सन होगा, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर ना हो पर किसी को प्रोबेशन नहीं दिया और अब उस पर्सन ने ऐसा ऑफेंस किया जिस पे प्रोबेशन का बेनिफिट दे सकते हैं, तो उसको सिर्फ एक ही बार सेक्शन 3 के अंदर हम फ्री करेंगे, हम छोड़ सकते हैं, बार बार नहीं। और अगर किसी पर्सन को सेक्शन 3 या 4 के अंदर पहले भी प्रोबेशन पे छोड़ दिया है तो उसको भी प्रीवियस कन्विक्शन की कैटेगरी में मानेंगे हम फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 3। समझ में आया सेक्शन 3? अब नेक्स्ट सेक्शन हमारा और इंपॉर्टेंट जो हम हार्ट बोलते हैं प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की, वो है हमारा सेक्शन नंबर 4। सेक्शन 4, पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। क्या कोई अच्छे बर्ताव का व्यक्ति है तो उसे भी कोर्ट चाहे मैंने वर्ड यूज किया, कोर्ट चाहे तो प्रोबेशन पे भी छोड़ सकता है, बेल बॉन्ड भरवा के कुछ कंडीशंस भी इंपोज कर सकता है। तो हम देखते हैं कहाँ अप्लाई करेगा, कहाँ नहीं, कब कोर्ट सेक्शन 4 के अंदर छोड़ सकती है, कब नहीं। सेक्शन 3 की कंडीशंस हमने देख ली। अब 4, when any person is found guilty of having committed an offence not punishable with death or LI, and the court by which the person is found guilty of an offence that having regard to the circumstances of the case, including the nature of offence, character of the offender, it is expedient to release him on the probation of good conduct, then notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the court may on instead of sentencing him to at once to any punishment, direct that he be released on his entering into a bond with or without sureties to appear and receive sentence when called upon during such period not exceeding 3 years, as the court may direct, and in meantime to keep the peace and be of good behavior। सेक्शन 4 का पहला पैरा क्या कह रहा है, आप समझो इसको आराम से इजीली, यही है मेन हमारा पैरा सेक्शन का। क्या कह रहा है कि अगर आपने कैसा ऑफेंस नहीं किया होना चाहिए, डेथ या LI से पनिशेबल कोई ऑफेंस नहीं किया है, क्या नॉट डेथ या फिर LI का ऑफेंस नहीं होना चाहिए, तो कोर्ट चाहे, सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है, कोर्ट में वर्ड यूज यानी डिस्क्रिशन है कोर्ट का। अब कोर्ट बाउंड नहीं है कि छोड़ेगी, तो कोर्ट उसे छोड़ सकती है प्रोबेशन पे। कैसे? तीसरी जरूरी चीज, बॉन्ड भरवा के, विथ या फिर विदाउट श्योरिटीज, विथ या विदाउट श्योरिटीज, जो कि बॉन्ड हमारा कितने साल का होगा, मैक्सिमम 3 इयर्स बॉन्ड। और क्या बोलेगी उसे कोर्ट कि आप गुड बिहेवियर और सिक्योरिटी आप मेंटेन करके रखेंगे। ये है हमारा सेक्शन 4। वापस मैं समअप करता हूं सेक्शन 4 को। सेक्शन 4 में क्या बोल रहा है कि जब कोई पर्सन ने ऑफेंस किया है ऐसा जिसकी पनिशमेंट क्या नहीं होनी चाहिए, डेथ नहीं होनी चाहिए, जिसकी पनिशमेंट क्या नहीं है, डेथ नहीं है या फिर LI नहीं है, तो कोर्ट को लगता है कि इसे एक बार तुरंत सजा ना देके प्रोबेशन पे छोड़ सकते हैं, तो कोर्ट सर्कमस्टेंसेस ऑफ केस को ध्यान में रखते हुए, नेचर ऑफ ऑफेंस को ध्यान में रखते हुए, कैरेक्टर ऑफ ऑफेंडर को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट चाहे तो बॉन्ड भरवा के विथ या विदाउट श्योरिटीज वाला, जो कि बॉन्ड कितना का होगा, 3 साल का बॉन्ड होगा, उसे प्रोबेशन पे छोड़ सकती है और बोलेगी कि आप गुड बिहेवियर और सिक्योरिटी जो है मेंटेन करके रखोगे। ये है हमारा सेक्शन 4 का फर्स्ट। अब इसका देखो प्रोवाइडेड पार्ट, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट सच रिलीज ऑफ एन ऑफेंडर unless it is satisfied that the offender or his surety, if any, has fixed place of adobe or regular occupation in the place over which the court exercises jurisdiction, or in which the offender is likely to live during the period of which he enters into the probation। अब यहाँ पे प्रोबेशन पे छोड़ने की कंडीशन क्या है कि जब कोई श्योरिटी या फिर जिसको हम प्रोबेशन पे छोड़ रहे हैं, प्रोबेशनरी, वो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में ही रहना चाहिए, उन दोनों में से चाहे कोई एक।
अगर वो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं रहेगा या काम नहीं करेगा या श्योरिटी हो चाहे प्रोबेशनरी हो, तो क्या होगा, कोर्ट उसे प्रोबेशन पे नहीं छोड़ेगी। बेनिफिट कोर्ट तब देगी जब वो उसी के कोर्ट जहाँ पे जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करती है उसी के एरिया के अंदर या तो अक्यूज्ड पर्सन या फिर उसका श्योरिटी जो है रहता है जिस पे कोर्ट अपना जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर सकता है। अब फोर्थ का सबसेक्शन 2, बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 द कोर्ट शैल टेक इनटू कंसिडरेशन द रिपोर्ट इफ एनी ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर कंसर्न इनटू द केस, कि कोर्ट छोड़ने से पहले अगर कोई प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट आई होगी तो उसे क्या करेगा, कंसिडरेशन में लेगा, ध्यान में लेगा, उसके बाद ही अपना कोई फाइनल ऑर्डर जो होगा वो कोर्ट क्या करेगा, ड्रॉ करेगा। Subsection 3, where any order under subsection 1 is made, the court may, if it is of opinion in the interest of offender or of the public, it is expedient so to do. In addition, pass a supervision order directing that the offender shall remain under the supervision of the probation officer named in the order during such period not less than 1 year as may specified therein, and may in such supervision order impose such condition as it deems necessary for the due supervision of the offender। क्या कह रहा है क्लॉज 3 कि जब कोर्ट को लगता है कि ये अक्यूज्ड पर्सन के हित में, अक्यूज्ड पर्सन के इंटरेस्ट में, तो कोर्ट चाहे तो क्या कर सकता है, एक सुपरविजन ऑर्डर पास करेगा कि अक्यूज्ड पर्सन जिसको हम प्रोबेशन पर छोड़ रहे हैं वो प्रोबेशन ऑफिसर की क्या रहेगा, सुपरविजन में रहेगा, गाइडेंस में रहेगा, जो कि ऑर्डर कम से कम कितना हो सकता है, 1 साल का होना जरूरी है। अगर कोर्ट सुपरविजन ऑर्डर पास कर रही है तो वो कितना होगा, मिनिमम 1 साल का होगा, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 3 साल का हो सकता है, क्योंकि हम बॉन्ड कितना भरवा रहे हैं, 3 साल तक का ही हम अक्यूज पर्सन से बॉन्ड भरवा रहे हैं। ठीक है। सबसेक्शन 4, the court making a supervision order under subsection 3 shall require the offender before he is released to enter into a bond with or without sureties to observe the conditions specified in such order and such additional condition with respect to his residence, abstinence from intoxication or any other matter as the court may, having regard to the particular circumstances, considered fit to impose for preventing a repetition for the same offense or a commission of the other offenses by the offender। अगर कोर्ट को लगता है कि मेरे को उसके इंटरेस्ट के लिए ऐसा ऑफेंस होने के लिए या बार बार कोई ऐसा फ्रीक्वेंट ऑफेंस कमिट करे तो कोर्ट चाहे तो उस पर क्या कर सकते हैं, कंडीशंस भी लगा सकती है कि आप फ्रीक्वेंटली ऐसी जगह नहीं जाओगे, आप ये काम नहीं करोगे, आप ये ड्रग दारू नशा नहीं लोगे, जो भी कंडीशंस कोर्ट को रीजनेबल लगती है कोर्ट प्रोबेशन पे छोड़ने के साथ साथ वो कंडीशंस क्या कर सकता है, अटैच कर सकता है। और सबसेक्शन 5, the court making a supervision order under subsection 3 shall explain to the offender the terms and condition of the order and shall forthwith furnish 1 copy of the supervision order to each of the offender, the sureties if any and the probation officer concerned। क्या कोर्ट क्या करेगा, जो सुपरविजन ऑर्डर निकाल रहा है ना प्रोबेशन ऑफिसर के अंदर, आप सुपरविजन में रहोगे, जो अभी सब सेक्शन 3 में हमने ऑर्डर पास करवाया था सुपरविजन का, उसकी क्या करेगी, उसके जो अंदर टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारी अक्यूज्ड पर्सन को, श्योरिटी को, उनको समझाएगा और उनकी एक एक कॉपी जो सुपरविजन ऑर्डर की है वो अक्यूज पर्सन को भी देगा, श्योरिटी को भी देगा और प्रोबेशन ऑफिसर को भी देगा। इतना सा हमें बताता है सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 3, ये जो है ये हमारा इंपॉर्टेंट, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मेन लाइकली जो पेपर में हमारे पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें सेक्शन 3 और सेक्शन 4, क्योंकि प्रोबेशन एक्ट के अंदर हम 2 ही सेक्शन में अक्यूज पर्सन को प्रोबेशन पे छोड़ते हैं, सेक्शन 3 या फिर सेक्शन 4। तो सेक्शन 3 और 4 में निकल के आपको डिफरेंसेस कुछ पता लगा होगा। एक मेजर की डिफरेंस जो है वहाँ की कंडीशंस अलग है प्रोबेशन पे छोड़ने की, और सेक्शन 4 की कंडीशन प्रोबेशन पे छोड़ने की अलग है, दोनों की। पर एक मेजर डिफरेंस जो आता है कि सेक्शन 3 की एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है जो हमारे सेक्शन 4 के अंदर नहीं है, जो कि है प्रीवियस कन्विक्शन। सेक्शन 3 के अंदर आप क्या हो सकता है कि प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर को नहीं छोड़ सकते हो, सेक्शन 4 के अंदर आप प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर को भी छोड़ सकते हो। इसका मतलब क्या है कि सेक्शन 3 का एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा था हमें कि अक्यूज्ड पर्सन को हम सिर्फ एक ही बार प्रोबेशन पे छोड़ सकते हैं सेक्शन 3 के अंदर, पर सेक्शन 4 के अंदर हम अक्यूज्ड पर्सन को, सेक्शन 4 के अंदर हम अक्यूज्ड पर्सन को एक बार से ज़्यादा के लिए भी छोड़ सकते हैं। अगर अक्यूज्ड पर्सन को सेक्शन 4 के अंदर एक बार प्रोबेशन का बेनिफिट दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेक्शन 4 के अंदर उसे फिर से नहीं छोड़ सकते। सेक्शन 4 के अंदर हम उसे फिर से प्रोबेशन पे छोड़ सकते हैं।
फ्री कर सकते हैं। ये हमारा क्या होता है सेक्शन 4 का फीचर, जो इंटरव्यू क्वेश्चन है ये पता नहीं लगता, क्योंकि यहाँ कंडीशन अटैच नहीं है सेक्शन 3 की तरह कि प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर को हम नहीं छोड़ सकते। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है सेक्शन 4 के अंदर। तो सेक्शन 4 के अंदर हम प्रोबेशन का बेनिफिट एक अक्यूज्ड पर्सन को बार बार भी कोर्ट चाहे तो दे सकती है, क्योंकि प्रीवियस कन्विक्शन जो है सेक्शन 4 के अंदर क्या है, बार नहीं है। प्रीवियस कन्विक्शन बार कहाँ है, सेक्शन 3 क्या वार्निंग देके अक्यूज को आप सिर्फ एक ही बार छोड़ सकते हो, बॉन्ड पे आप अक्यूज को कितनी बार भी छोड़ सकते हो। शर्त अलग अलग है, कंडीशंस अलग अलग है। समझ में आया सेक्शन 3-4 का मेजर डिफरेंस जो है प्रीवियस कन्विक्शन वाला इंटरव्यू क्वेश्चन है, मैं फिर कह रहा हूँ, और यही की कॉन्सेप्ट है जो सेक्शन 3 और 4 को अलग करता है। बाकी तो एक्ट सेक्शन 3 की रिक्वायरमेंट अलग है, सेक्शन 4 की रिक्वायरमेंट अलग है। चलो एक केस है, अब ये भी पूछते हैं हमारा, जो मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ कि मे वर्ड यूज किया गया यहाँ के अंदर कि क्या कोर्ट बाउंड है प्रोबेशन पे अक्यूज पर्सन को छोड़ने के लिए। तो इसका जवाब है कोर्ट बाउंड नहीं है प्रोबेशन पे अक्यूज पर्सन को छोड़ने के लिए, क्योंकि यह जो वर्ड यूज किया गया वो क्या किया गया था, मे का मतलब मस्ट नहीं है। जो वर्ड यूज किया गया एक्ट के अंदर वो क्या किया था कि मे, कि कोर्ट चाहे तो छोड़े चाहे तो नहीं छोड़े। और यही बात कि कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है सेक्शन 4 के अंदर कि वो चाहे तो अक्यूज पर्सन को प्रोबेशन का बेनिफिट दे या फिर ना दे। ये हमें केस में बताया था राम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के केस के अंदर। कौन सा केस है हमारा, राम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का केस है हमारा, जिसमें क्या बोला था, द वर्ड मे इज यूज इन द एक्ट एंड द वर्ड मे डज नॉट मीन मस्ट। मस्ट मतलब क्या कि कोर्ट बाउंड नहीं है, इट्स अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट टू रिलीज द अक्यूज्ड पर्सन ऑन प्रोबेशन। ये है हमारा सेक्शन 3 और 4। फिर नेक्स्ट सेक्शन हम देखते हैं, सेक्शन नंबर 5 हमारा, पावर टू ऑफ कोर्ट रिक्वायर्ड रिलीज ऑफेंडर टू पे कंपनसेशन एंड कॉस्ट। कि जब हम कोई अक्यूज पर्सन को प्रोबेशन का बेनिफिट दे रहे हैं तो कोर्ट चाहे तो उस पर कंपनसेशन ऑर्डर भी लगा सकती है और कॉस्ट देने का भी ऑर्डर कर सकती है। अब जो सेक्शन से हमारा टाइटल सेक्शन नंबर है, इजी सेक्शन नंबर है, टेक्निकलिटी जो है एक्ट की खत्म हो गई है। 5 The court directing the release of an offender under section 3 or 4 may, if it thinks fit, make at the same time a further order directing him to pay such compensation as the court thinks reasonable for the loss of injury caused to any person by the commission of offence, such cost of proceeding as the court think reasonable। कोर्ट चाहे तो सेम टाइम क्या कर सकती है, ऑर्डर कर सकती है कि अगले को जो आपके ऑफेंस की वजह से इंजरी हुई है इसका कंपनसेशन करो, और जो आपको प्रोसिक्यूट करने का खर्चा आया वो भी आप खर्चा उसे वापस करो। Subsection 2, the amount ordered to be paid under subsection 1 may be recovered as a fine in accordance with the provision of 386, 387 of the CRPC। कि अगर जो ऑर्डर ऊपर किया है कंपनसेशन कॉस्ट का वो अक्यूज पर्सन नहीं देता है तो उसको फाइन की तरह सीआरपीसी में आप क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। और फाइन की तरह कैसे रिकवर करेंगे, ये हम सीआरपीसी पढ़ेंगे तब आपको पूरा डिटेल प्रोसेस समझ में आ जाएगा। सबसेक्शन 3, a civil court trying to any suit arising out of the same matter for which the offender is prosecuted shall take into any account amount paid or recovered as a compensation under subsection 1 in awarding damages। कि अगर आपने सेम कॉज ऑफ एक्शन पे एक सिविल सूट भी फाइल किया है डैमेजेस क्लेम करने के लिए, तो जो क्रिमिनल कोर्ट ने जो प्रोबेशन देते वक्त जो कॉम्पनसेशन आपको दिलाया गया है वो सिविल कोर्ट क्या करेगी, ध्यान में रखेगी और उस अमाउंट को क्या करेगा, सेट ऑफ कर दिया जाएगा और पेंडिंग अमाउंट जो होगी वो आपको अगेंस्ट एग्जीक्यूट करा दी जाएगी, आपको दिला दी जाएगी। ये है हमारा सेक्शन 5। इजी सेक्शन से टेक्निकलिटी नहीं है, टेक्निकलिटी जो थी वो 3 और 4 के अंदर है और एक सेक्शन 12 के अंदर आएगी, बाकी कहीं टेक्निकलिटी नहीं है, जैसा है आपको वैसा ही समझना है। सेक्शन 6, रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ऑफेंडर्स अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज। कि अगर कोई 21 साल के नीचे का लड़का है जिसको आपने ऑफेंस किया है तो उस पर एक बार रेस्ट्रिक्ट करता है कि आपको इम्प्रिजनमेंट पे नहीं भेजना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट बाउंड है कि उसे प्रोबेशन पे छोड़ना ही होगा, नहीं, कोर्ट बाउंड नहीं है, ये रेस्ट्रिक्शन अलग टाइप के लगा रहा है, यानी ये बाउंड नहीं कर रहा सेक्शन 6 कोर्ट को कि आपको 21 साल के नीचे वाले को आपको प्रोबेशन पे छोड़ना ही होगा, नहीं, बाउंडेशन कोर्ट पे इस एक्ट के अंदर है ही नहीं। सेक्शन 6, when any person under 21 years of age is found of guilty of having committed an offence
पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट बट नॉट विथ द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, क्या किसी ने ऐसा ऑफेंस किया जिससे उसको जेल हो सकती है पर आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकती है, उस केस में द कोर्ट बाय विच द पर्सन इज फाउंड गिल्टी शैल नॉट सेंटेंस हिम टू द इम्प्रिजनमेंट अनलेस, देखो वर्ड क्या यूज किया, शैल नॉट, यानी एक तरफ तो बाउंड कर रहा है कि आपको इम्प्रिजनमेंट में नहीं भेजना है, पर एक कंडीशन भी लगा दी अनलेस, यानी कोर्ट को भी पावर दे दी वापस कि आप उसे जेल में भेज सकते हो, unless it is satisfied that having regard to the circumstance of the case, including the nature of offense and the character of the offender, it would not be desirable to deal with him under section 3 or section 4, and if the court passes any sentence of the imprisonment on the offender, it shall record a reason for doing so, कि जब कोर्ट को लगता है, जब 21 साल के और नीचे के पर्सन ने कोई ऑफेंस किया है जिसकी सज़ा क्या है, इम्प्रिजनमेंट है, पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, तो कोर्ट को क्या करना है, उसको सजा नहीं देनी है, पर कोर्ट को लगता है कि अगर सेक्शन 3 और 4 के अंदर प्रोबेशन पे छोड़ना ठीक नहीं रहेगा तो वो रीजन रिकॉर्ड करके उसको जेल भी भेज सकती है, यानी बाउंडेशन नहीं है। Subsection 2, for the purpose of satisfying itself whether it would not be desirable to deal under section 3 or 4 with an offender referred to in subsection 1, the court shall call for the report from the probation officer and consider the report if any and any other information available to it relating to the character and physical and mental condition of the offender, कि अगर कोर्ट को अगर चेक करना है कि क्या हमें प्रोबेशन एक्ट के अंदर डील करना चाहिए या नहीं, तो वो प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट मंगा सकता है और उसको ध्यान में रखेगा कि क्या इसकी मेंटल कंडीशन ठीक है या नहीं है, फिजिकल कंडीशन ठीक है या नहीं है, क्या डिजायरेबल है या नहीं है, एक ओपिनियन लेगा प्रोबेशन ऑफिसर का कि अक्यूज्ड पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन को प्रोबेशन पे छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। अब नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन नंबर है वो है हमारा सेक्शन नंबर 6, जो कि है हमारा वापस सेक्शन नंबर 7, सॉरी 6 अभी हमने किया रेस्ट्रिक्शन वाला। 7 है हमारा रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर टू बी कॉन्फिडेंशियल, कि जो भी प्रोबेशन ऑफिसर रिपोर्ट भेज रहा है वो कैसी रखी जाएगी, कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, वो रिपोर्ट सामने वाले पर्सन को नहीं दिखाई जाएगी, पर जो सब्सटेंस दिया है ना, जो लिख के दिया है उसका सब्सटेंस ऑपोजिट पार्टी को आप कम्युनिकेट कर सकते हो, पर रिपोर्ट एज इट इज उसको हैंडओवर नहीं की जाएगी। यह है हमारा सेक्शन 7। The report of a probation officer referred to in subsection 2 of section 4 or subsection 2 of section 6 shall be treated as confidential, treat की जाएगी report, important, provided that the court may, if it so thinks fit, communicate the substance thereof to the offender and may give him an opportunity of producing such evidence as may be relevant टू द मैटर स्टेटेड इन द रिपोर्ट, कि क्या कर सकती है रिपोर्ट, कैसी ट्रीट होगी, कॉन्फिडेंशियल, पर सिर्फ आप सब्सटेंस जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हो, रिपोर्ट एज इट इज आप नहीं दे सकते। सेक्शन नंबर 8, वेरिएशन ऑफ कंडीशन ऑफ प्रोबेशन, कि जो सेक्शन 4 के अंदर हमने जो कंडीशन इंपोज कर रहे थे उसमें कब वेरी कर सकते हैं, कब वेरिएशन ला सकते हैं, ये हमें बताएगा सेक्शन 8। इफ ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर, किसकी एप्लीकेशन पे होगा, यही पहला क्वेश्चन, प्रोबेशन ऑफिसर अप्लाई करेगा कंडीशन वेरिएशन करने के लिए, प्रोबेशन अक्यूज्ड पर्सन जिसको प्रोबेशन पे छोड़ा है वो खुद अप्लाई नहीं कर सकता। इफ ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ प्रोबेशन ऑफिसर एनी कोर्ट विच पासेज एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4 इन रेस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंडर is of opinion that in the interest of the offender and the public it is expedient or necessary to vary the condition of any bond entered into by the offender, it may at any time during the period when the bond is effective vary the bond by extending or diminishing the duration thereof, so however that it shall not exceed 3 years from the date of original order, or by altering the condition thereof or by inserting additional condition therein। सिंपल, क्या समझ रहा है, एक लाइन जो मैं बोल रहा हूँ वो दिमाग में बैठा लो, कि जब कोई कंडीशन वेरिएशन में लानी है अक्यूज्ड पर्सन की जिसको प्रोबेशन पे छोड़ा है, तो प्रोबेशन ऑफिसर अप्लाई करेगा और कोर्ट क्या कर सकता है, बॉन्ड पीरियड को बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, कंडीशन और अटैच कर सकता है या हटा सकता है। पर जो बॉन्ड पीरियड बढ़ाएगा ना, वो टोटल कितना होगा, वो टोटल हमारा जो होगा वो 3 साल से ज़्यादा का हमारा नहीं होगा। जो बॉन्ड पीरियड जो हम बढ़ा रहे हैं वो टोटल कितना होगा, 3 साल से ज़्यादा का नहीं हो सकता। समझो आज तारीख है 31/8, ठीक है,
आज मैंने एक बॉन्ड भरा 3 साल, आज कोर्ट ने मेरे को बॉन्ड भरवाया कितना, 1 साल के लिए मान लीजिए बॉन्ड भरवाया है आपको प्रोबेशन पे छोड़ने के लिए। अब 31/8 की जगह आप समझ लो इसको, कोर्ट ने मेरे को क्या बोला, 30/7 को 2021, ये है 20-21 के अंदर कोर्ट क्या कहती है कि आपका बॉन्ड पीरियड बढ़ाना पड़ेगा। तो अब कोर्ट मेरा मैक्सिमम बॉन्ड पीरियड कितना बढ़ा सकती है, 2 साल के लिए बढ़ा सकती है, क्योंकि टोटल पीरियड जो होगा ना वो 3 साल से ऊपर का नहीं हो सकता है। ये कहना चाह रहा है कि 3 साल जो है वो इन टोटल है। आप अभी मेरे को 2 साल दे दो और बाद में 2 साल कोर्ट मेरे को जब पीरियड खत्म होना है तो 2 साल और बढ़ा दे, ऐसा नहीं हो सकता। फिर कोर्ट सिर्फ 1 ही साल बढ़ा सकती है। ये बोल रहा है कि 3 साल से ज़्यादा, जिस वक्त ओरिजिनल ऑर्डर यानी फर्स्ट टाइम ऑर्डर इशू हुआ था उस दिन से 3 साल से ज़्यादा के लिए आप एक्सटेंड कर ही नहीं सकते हो। डिमिनिश आप कर सकते हो, कंडीशन और अटैच कर सकते हो, पर जब बढ़ा रहे हो, एक्सटेंड कर रहे हो, तो ओरिजिनल ऑर्डर से 3 साल से ज़्यादा का वो टाइम पीरियड नहीं हो सकता है। Provided that no such variation shall be made without giving the offender or the surety mentioned in the bond an opportunity of being heard, कि जब वेरिएशन करोगे तो आप ऑफेंडर और उसकी श्योरिटी को क्या करोगे, सुनोगे, उसके बाद ही वेरी करोगे। सब सेक्शन 2, if any surety refuses to consent to any variation proposed to be made under subsection 1, the court may require the offender to enter into the fresh bond, and if the offender refuses or fails to do so, the court may sentence him for the offence for which he was found guilty। क्या जब वेरिएशन कर रहा है उसके रिगार्डिंग क्या है कि श्योरिटी बोलता है कि सर इस कंडीशन के लिए मैं श्योर नहीं कर सकता कि ये काम करेगा, और श्योरिटी नहीं करता है, नहीं मानता है, तो कोर्ट जो अक्यूज्ड पर्सन है उसको क्या बोलेगी, एक नया बॉन्ड आप भरो। और अगर वो नया फ्रेश बॉन्ड नहीं भरता है तो कोर्ट क्या कर सकती है, उसे जेल भेज सकती है उस ऑफेंस के लिए जिस पे उसको प्रोबेशन पे छोड़ा गया था। सब सेक्शन 3, notwithstanding anything herein before contained, the court which passes an order under section 4 in respect of an offender may, if it is satisfied on an application made by the probation officer that the conduct of an offender has been such as to make it unnecessary that he should be kept any longer under the supervision, discharge the bond or bonds entered into by him। क्या जब प्रोबेशन ऑफिसर की एप्लीकेशन पे कोर्ट को लगता है कि अब अक्यूज पर्सन को सुपरविजन में रखने की ज़रूरत नहीं है, तो वो उस अक्यूज पर्सन को सुपरविजन से हटा देगी और जो भी बॉन्ड उसने भरा है उससे क्या करेगी, उसको डिस्चार्ज कर देगी, उसको फ्री कर देगी। ये था हमारा सेक्शन 8। अब आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन 9 कि प्रोसीजर इन केस ऑफ फेलिंग एन ऑफेंडर फेलिंग टू ऑब्जर्व कंडीशन ऑफ बॉन्ड। क्या बोल रहा है कि अगर जैसे आपने सेक्शन 4 का अगर ब्रीच किया है, जो आप बॉन्ड तो हम सेक्शन 4 में ही भर रहे हैं, अगर सेक्शन 4 का ब्रीच किया है तो सेक्शन 9 बताता है कि आपके अगेंस्ट में क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं। सेक्शन 9, if the court which passes an order under section 4 in respect of an offender or any court which could have dealt with the offender in respect of his original offense has reason to believe on the report of probation officer or otherwise that the offender has failed to observe the conditions of the bond or bonds entered into by him, it may issue a warrant of his arrest, or may, if it thinks fit, issue a summon to him any sureties, if any, requiring him or them to attend before it at such time as may be fixed in the summon। क्या बोल रहा है फर्स्ट पैरा कि जब प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट पे कोर्ट को लगता है कि क्या कि अक्यूज्ड पर्सन ने कोई भी कंडीशन जो बॉन्ड में लिखी है उसे फुलफिल नहीं किया है, तो कोर्ट चाहे तो वारंट इशू कर सकता है अक्यूज्ड पर्सन के लिए, नहीं तो समन इशू कर देगा अक्यूज्ड पर्सन और उसकी श्योरिटी के लिए, और बोलेगा एक पर्टिकुलर तारीख को, जो तारीख हमने फिक्स की है उस टाइम आप कोर्ट के अंदर आइए। सबसेक्शन 2, the court before which an offender is so brought or appears may either remand him to custody, word use here, may either remand him to custody until the case is concluded, or it may grant him bail with or without surety to appear on the date which it may fix for the appearing। जब वो कोर्ट में प्रेजेंट हुए तो कोर्ट को लगता है तो उनको सीधा कस्टडी में डाल देंगे जब तक ट्रायल कंक्लूड नहीं होता। कौन सा ट्रायल, कि आपने कंडीशन ब्रीच करी या नहीं करी, या फिर उन्हें एक बेल भरवाएगा और छोड़ देगा और बोलेगा कि जब जब आपको कोर्ट में बुलाया जाएगा तब तक आप कोर्ट में हर तारीख पे हाजिर हो जाओगे, आप कोर्ट में हर डेट पे प्रेजेंट रहोगे। Subsection 3, if the court after hearing the case is satisfied that the offender has failed to observe any condition of the bond or bond entered into by him, it may forthwith, जब कोर्ट का कंक्लूजन है कि अक्यूज्ड पर्सन ने जो है ब्रीच किया है, कंडीशन किया है, यानी वो गिल्टी मिल गया, तो क्या सज़ा दे सकते हैं उसको। फर्स्ट
सेंटेंस हिम टू ओरिजिनल सेंटेंस, यानी जिस ऑफेंस के लिए प्रोबेशन पे छोड़ा था उसके लिए इसको क्या करेंगे, जेल में डाल देंगे। या फिर वेयर द फेलियर इज फॉर द फर्स्ट टाइम, जब उसने पहली बार कोई फेलियर किया, कंडीशन का ब्रीच किया है, तो विदाउट प्रिजुडिस टू कंटिन्यूइंग इन फोर्स ऑफ द बॉन्ड इम्पोज अपॉन हिम अ पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज, कि जो बॉन्ड भरा है वो कंटिन्यू रहेगा और उस पर क्या करेगा, 50 रुपए का जुर्माना लगा देगा अगर क्या किया, फर्स्ट टाइम ब्रीच किया है तो। Subsection 4, if a penalty imposed under clause B of subsection 3 is not paid within such period as the court may fix, the court may sentence the offender for the original offence, कि जब आपने 50 रुपए का भी जुर्माना कोर्ट ने जो टाइम फिक्स किया था उसमें नहीं दिया है तो कोर्ट आपको क्या करेगा, जिस सजा के लिए प्रोबेशन पे छोड़ा है उसके लिए आपको जेल में डाल देगा। ये है हमारा सेक्शन 9। ईजी सेक्शन से कुछ भी नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। प्रोबेशन एक्ट जो है बहुत ईजी एक्ट है और हार्डली अ मैटर ऑफ 30 मिनट्स आपके एक्ट को बहुत अच्छे से याद कर सकते हो, घोट के पी सकते हो। सेक्शन 10 प्रोविजन एज टू श्योरिटीज हमें नहीं करना है। ये जो सेक्शन नंबर लिखे गए तो पुरानी सीआरपीसी के लिखे गए थे, आपको सिर्फ प्रोविजन एज टू श्योरिटीज का ध्यान में रखना है कि श्योरिटीज पे वही प्रोविजन अप्लाई करेंगे जो कि सीआरपीसी में श्योरिटीज पे अप्लाई करते हैं। ये सारे सेक्शन जब हम सीआरपीसी में करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि श्योरिटीज पे कौन से सेक्शन अप्लाई होते हैं, नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमें सेक्शन 10 का सिर्फ टाइटल याद करना है, बाकी स्किप करना है। फिर है सेक्शन 11, court competent to make an order under this act, appeal and revision and power of court in appeal and revision। सेक्शन 11 बात कर रहा है कि अपीलेट और रिविजनल कोर्ट की पावर, कि वो अक्यूज्ड पर्सन को प्रोबेशन पे छोड़ सकती है या नहीं छोड़ सकती है। 11 क्या है, पावर ऑफ अपीलेट और रिविजनल कोर्ट इन रिलीजिंग द अक्यूज्ड ऑन प्रोबेशन। तो सेक्शन 11, notwithstanding anything contained in the code or any other law an order under this act may be made by any court empowered to try and sentence the offender to imprisonment, and also by the high court and any other court when the case comes before it in appeal or revision। क्या कर सकता है, हाई कोर्ट भी, और अगर कोई अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट है जिसके सामने केस आता है तो वो भी अक्यूज पर्सन को क्या कर सकता है, प्रोबेशन पे छोड़ सकता है। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है हाई कोर्ट भी अलग से, अपीलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट तो किए ही, अब यहाँ पे स्पेसिफिकली वर्ड क्या यूज़ किया है, हाई कोर्ट भी। ये इसलिए यूज़ करना पड़ा, मान लीजिए जेएमएफसी ने अगर आपको सज़ा दी है तो आप अपील कहाँ करोगे, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के अंदर। आप अपील कहाँ करोगे, सेशन कोर्ट के अंदर। तो आपका अपीलेट कोर्ट कौन हो गया, सेशन कोर्ट हो गया। अब रिवीजन कहाँ लाई करती है, हाई कोर्ट में। अगर आप रिवीजन भी यहाँ लाई नहीं करवाओगे तो क्या होगा कि हाई कोर्ट के अंदर आप डायरेक्ट कोई और ऑर्डर लेके गए या कोई और चीज़ के मैटर के लिए गए तो भी हाई कोर्ट क्या है, एम्पावर है कोई भी पर्सन को प्रोबेशन पे छोड़ने के लिए जब उसके सामने प्रोसीडिंग्स आती है, इसीलिए हाई कोर्ट को अलग लिखाया गया है। Subsection 2, notwithstanding anything contained in the code where an order under section 3 or 4 is made by a court trying a offender other than high court, यानी कोई पर्सन जो सेक्शन 3 या 4 का ऑर्डर है वो उस कोर्ट ने किया है जो हाई कोर्ट नहीं है, यानी हाई कोर्ट के अलावा कोई और अपीलेट या रिविजनल कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, तो एन अपील शैल लाई टू द कोर्ट विच अपील ऑर्डिनरी लाइज फ्रॉम द सेंटेंस फ्रॉम द फॉर्मर कोर्ट। तो उसके ऑर्डर की अपील के प्रोबेशन पे छोड़ना है नहीं छोड़ना है कहाँ करोगे, जहाँ उस कोर्ट की ऑर्डिनरीली अपील लाई करती है। मान लीजिए सेशन कोर्ट है तो सेशन कोर्ट की अपील कहाँ करती है, हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट की अपील कहाँ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में। तो ये हमें सब सेक्शन 2 क्या बता रहा है, अपील का, कि क्या होगा कि हाई कोर्ट ऑर्डर नहीं करना चाहिए। हाई कोर्ट ऑर्डर नहीं करता है, कोई और कोर्ट ऑर्डर करता है सेक्शन 3 या 4 में प्रोबेशन के लिए, तो उनके लिए आप अपील कहाँ करोगे, जहाँ जनरली उस कोर्ट की अपील लाई करती है। सब सेक्शन 3, इन एनी केस वेयर एनी पर्सन अंडर द 21 ईयर्स ऑफ एज इज फाउंड। अब सब सेक्शन 3 किसके लिए है हमारा, जो हमने सब सेक्शन क्या पढ़ा था 6 में देखा था कि 21 साल के नीचे को आप जेल में नहीं डालना, कुछ रेस्ट्रिक्शन देखी थी, वो सेम चीज़ यहाँ आएगी। In any case where any person under 21 years of age is found guilty of having committed an offence and the court by which he is found guilty declines to deal with him under section 3 or 4 and passes sentence against him any sentence of imprisonment with or without fine from which no appeal lies or is preferred, then notwithstanding anything contained in the code or any other law, the court to which appeal ordinarily lies from the sentences of the former court may either of its own motion or on an application made to it by the convicted person
or the probation officer call for and examine the record of the case and pass such order as thereon as it thinks fit। क्या कह रहा है सिंपल सा कि जब 21 साल के नीचे के पर्सन को कोर्ट क्या करती है, सेक्शन 3 और 4 का बेनिफिट नहीं देती है और उसे जेल सेंटेंस कर देती है, तो उस कोर्ट की अपील जहाँ ऑर्डिनरीली लाई करती है वहाँ पे अपील कर सकता है अक्यूज्ड पर्सन या फिर प्रोबेशन ऑफिसर। और वो अपीलेट कोर्ट जो होगा जो क्या करेगा, वो नीचे से जिस कोर्ट ने सेंटेंस पास किया है वहाँ से रिकॉर्ड मंगा लेगा और उन रिकॉर्ड को एग्जामिन करके जो भी अप्रोप्रिएट ऑर्डर होगा वो क्या करेगा, पास करेगा। अब सब सेक्शन 4 where an order has been made under section 3 or 4 in respect of an offender, the appellate court or the high court in exercise of its power of revision may set aside such order in lieu thereof pass sentence on such offender according to the law। कि जब अपील में गए हो तो हाई कोर्ट या फिर अपीलेट कोर्ट जो आपने प्रोबेशन पे छोड़ा है उस ऑर्डर को सेट असाइड भी कर सकते हैं और अक्यूज पर्सन को इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं, जेल में भी डाल सकते हैं। पर कितनी सज़ा दे सकते हैं, जितना ओरिजिनल कोर्ट जिसने प्रोबेशन का बेनिफिट दिया था ना वो जितनी सज़ा दे सकता था ऑफेंस के लिए उतनी ही सज़ा हाई कोर्ट या अपीलेट कोर्ट दे सकता है। वो जितनी पावर उस कोर्ट की, हाई कोर्ट की, उतनी सज़ा वो नहीं दे पाएगा। जितनी पावर ट्रायल कोर्ट की थी जिसने प्रोबेशन पे छोड़ा है उस ऑफेंस के लिए, उसके सज़ा पास करने के लिए, उतनी सज़ा अपीलेट कोर्ट देगा। ये बात कहाँ है, अभी हमारे प्रोवाइडेड पार्ट में। Provided that the appellate court or the high court in the revision shall not inflict a greater punishment than might have been inflicted by the court by which the offender was found guilty। आया समझ सेक्शन 12। लैंग्वेज से जाओगे, थोड़ा सा टेक्निकलिटी है, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ सुनते रहना, समझते रहना और एक बार दो बार लैंग्वेज वापस रीड करना। सारी लैंग्वेज आपको क्या लगेगी, ईजीएस्ट तरीका। आप क्या हो गया, सर ने बहुत ईजीएस्ट तरीके से हमें एक्ट पढ़ा दिया, एक्ट समझा दिया। जो मैं बोल रहा हूँ उसे ढंग से फोकस से सुनना। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 12, रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अटैचिंग टू द कन्विक्शन। का जब हम प्रोबेशन को, अक्यूज पर्सन को प्रोबेशन पे छोड़ते हैं तो उसके अटैच जो भी पर्सन कन्विक्ट होता है ना, तो उसके रिगार्डिंग जो भी डिस्क्वालिफिकेशन अटैच होते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे को सज़ा मिल गई तो मैं कभी जज नहीं बन सकता, मैं कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता। और अगर मेरे को कन्विक्ट करने के बाद कोर्ट ने प्रोबेशन पे छोड़ दिया तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन अटैच थी ना, जो मैं जज नहीं बन सकता, गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता, पर्टिकुलर कोई चीज़ें नहीं कर सकता, ये डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाई नहीं करेगा। यानी मैं वो सारी चीज़ कर सकता हूँ अगर कोर्ट ने मुझे प्रोबेशन पे छोड़ा है और प्रोबेशन का मैंने पीरियड पूरा सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। अगर प्रोबेशन का पीरियड मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं किया है तो ये डिस्क्वालिफिकेशन मेरे पे अप्लाई नहीं करेगा, मेरे पे डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगा, लागू हो जाएगी। सेक्शन 12, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ अ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस एंड डेल्ट विद अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 और सेक्शन 4 shall not suffer disqualification if any attaching to a conviction of an offence under such law। तो कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन है उसको कन्विक्शन होने की वजह से और उस पर्सन को प्रोबेशन पे छोड़ दिया है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन उस पर्सन के साथ नहीं लगेगी, नहीं अटैच होगी। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ पर्सन who after his release under section 4 is subsequently sentenced to the original offence। कोर्ट ने मेरे को आज सेक्शन 4 के अंदर प्रोबेशन पे छोड़ा और 1 महीने बाद मैंने कोई कंडीशन ब्रीच की या कुछ भी किया, कोर्ट ने मेरे को क्या कर दी, जेल पे सज़ा दे दी, तो नहीं माना जाएगा कि सेक्शन 12 का एडवांटेज मुझे मिलेगा। अगर सेक्शन 4 का पीरियड मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है तो ही सेक्शन 12 मेरे केस पे अप्लाई होगा, कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन अटैच नहीं होगा। पर अगर मैं प्रोबेशन का पीरियड सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं करता हूँ और डिफ़ॉल्ट ऑफेंस के लिए मेरे को सज़ा मिल जाती है तो सेक्शन 12 आप पे अप्लाई नहीं करेगा। सिर्फ प्रोबेशन पे एक बार छोड़ना और वापस जेल भेज दिया, इससे आपको प्रोबेशन के सेक्शन 12 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट सेक्शन 13, प्रोबेशन ऑफिसर। के प्रोबेशन ऑफिसर कौन हो सकता है और इसे अपॉइंट कौन करेगा। द प्रोबेशन ऑफिसर अंडर दिस एक्ट शैल बी अ पर्सन अपॉइंटेड टू बी प्रोबेशन ऑफिसर बाय द स्टेट गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कि कोई भी पर्सन जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोबेशन ऑफिसर अपॉइंट किया है। सेकंड, अ पर्सन प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पस बाय अ सोसाइटी रजिस्टर्ड इन दिस बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कि कोई इस पर्पस के लिए सोसाइटी रजिस्टर्ड है, वो जो लोगों को अवेलेबल करवाती है। थर्ड, इन एनी एक्सेप्शनल केसेस एनी अदर पर्सन हु इज इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट इज फिट टू एक्ट एज अ प्रोबेशन ऑफिसर इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस।
एक्सेप्शनल केसेस के अंदर कोर्ट को लगता है कि ये पर्सन प्रोबेशन ऑफिसर एक्ट करने के लिए अप्रोप्रिएट होगा तो उसे भी कोर्ट अपॉइंट कर सकती है, कोई स्पेसिफिक पर्सन होने की ज़रूरत नहीं है। Subsection 2, a court which passes an order under section 4 or the district magistrate of the district in which the offender for the time being resides may at any time appoint any probation officer in the place of the person named in the supervision order। कि कोर्ट जिसने सेक्शन 4 का प्रोबेशन पास किया है या फिर उस एरिया का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम जिसके एरिया में अक्यूज पर्सन रहता है, वो चाहे तो जो सुपरविजन ऑर्डर के अंदर जो पर्सन नाम दिया गया है ना, उसका पर्सन को कभी भी चेंज कर सकता है कि किस पर्सन के सुपरविजन में रहेगा। उस पर्सन को प्रोबेशन ऑफिसर को कभी भी चेंज कर सकता है। कौन? जिस कोर्ट ने पास किया है ऑर्डर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस एरिया का जहाँ पे उसके एरिया के अंदर जहाँ अक्यूज पर्सन रहता है। फिर सबसेक्शन 3, a probation officer in exercise of his duties under this act shall be subject to the control of district magistrate of the district in which the offender for the time being resides। प्रोबेशन ऑफिसर किसके कंट्रोल में रहेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के। कोर्ट के कंट्रोल में प्रोबेशन ऑफिसर नहीं रहता है, पर डीवी एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन ऑफिसर किसके कंट्रोल में रहता है? कोर्ट के कंट्रोल में और सुपरविजन में रहता है, पर प्रोबेशन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में रहता है, सुपरविजन में रहता है। अब सेक्शन 14 के ड्यूटीज क्या है प्रोबेशन ऑफिसर की? अ प्रोबेशन ऑफिसर सेल सब्जेक्ट टू कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन में हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड इंक्वायर इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन ऑफ कोर्ट। क्या करेगा? इंक्वायर करेगा कोर्ट के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग, ताकि कोर्ट को असिस्ट कर सके, देख सके कि क्या पर्टिकुलर पर्सन को प्रोबेशन पे छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, ये सारी चीज़ें। और जो कोर्ट की रिक्वायर्ड जो रिपोर्ट जो सबमिट करनी है वो सबमिट करेगा। कुल मिला के इंक्वायरी करेगा ताकि वो कोर्ट के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग और कोर्ट को असिस्ट करेगा जो भी उसके कामों में कोर्ट उसकी हेल्प मांगता है। सेकंड, सुपरवाइज प्रोबेशनर एंड अदर पर्सन प्लेस्ड अंडर हिज सुपरविजन वेयरएवर नेसेसरी एंड एंडेवियर टू फाइंड देम सुटेबल एम्प्लॉयमेंट। जिस उसके अंडर में सुपरवाइज में जिस प्रोबेशनर जिन पर्सन को रखा है उनको क्या करेगा? सुपरवाइज करेगा और उन्हें काम धंधा ढूंढने में, दिलाने में जितनी हो सके मदद करेगा। सी, एडवाइज एंड असिस्ट ऑफेंडर्स इन द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन और कॉस्ट ऑर्डर बाय द कोर्ट। क्या अक्यूज्ड पर्सन को क्या करेगा? एडवाइज करेगा और देगा, बताएगा कि आपको जो कंपनसेशन एंड कॉस्ट का ऑर्डर दिया है वो आप किस किस तरीके से चुकता कर सकते हो, चुका सकते हो। और डी, एडवाइज एंड असिस्ट इन सच केसेस एंड इन सच मैनर मे बी प्रिस्क्राइब्ड पर्सन हु हैव बीन रिलीज अंडर सेक्शन 4। कि एडवाइज और असिस्ट भी करेगा उन लोगों को जैसा जैसा कोर्ट ने बताया है सेक्शन 4 के अंदर जिन लोगों को छोड़ा था। और लास्ट ड्यूटी है परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, कि कोई भी अदर ड्यूटी जो कोर्ट चाहे लिख सकता है या डीएम बताएगा वो उसे करनी होगी। ये है हमारा 14 ड्यूटीज। 13, 14 जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खास नहीं है, पर हमें कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखनी है कि किसके कंट्रोल में रहेगा, नहीं रहेगा, सुपरविजन प्रोटेक्शन प्रोबेशन ऑफिसर के रखा है तो कौन और कब चेंज कर सकता है। और ड्यूटीज़ जो है नॉर्मल हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सेक्शन 15, प्रोबेशन ऑफिसर टू बी पब्लिक सर्वेंट, कि जो भी प्रोबेशन ऑफिसर अपॉइंट होगा वो कैसा माना जाएगा? पब्लिक सर्वेंट। जो पब्लिक सर्वेंट डिफाइन हमारे कहाँ किया गया है? आईपीसी के सेक्शन 21 के अंदर। सेक्शन 16, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, कि कोई भी प्रोबेशन ऑफिसर ने या स्टेट गवर्नमेंट के पर्सन ने या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी एक्शन गुड फेथ में लिया है तो आप उसके अगेंस्ट में, उस पर्सन के अगेंस्ट में केस नहीं कर सकते हो। और सेक्शन 17, पावर टू मेक रूल्स, रूल्स बनाने की पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है कि क्या रूल्स बनाने हैं, क्या नहीं करने हैं। और यही डीवी एक्ट की पावर किसके पास थी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। क्या रूल्स बनाने क्या नहीं बनाने ये हमें नहीं देखना है। और सेक्शन 18, सेविंग ऑफ ऑपरेशन ऑफ सर्टेन एनेक्टमेंट, का प्रोबेशन एक्ट जो है वो इन पे अप्लाई नहीं करेगा। ये हमारे पहले काम के थे। अभी आज के टाइम में जो है आरजेएस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया है इतने सालों में अभी तक सेक्शन 18 से, पर हमें सिर्फ एक बार गो थ्रू करना है ताकि हमें ध्यान रहे कि जो प्रोबेशन एक्ट है वो इन एक्ट पे क्या करता है? अफेक्ट नहीं करता है। क्या क्या है हमें ध्यान होने ज़रूरी है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 31 ऑफ द रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट 1897 और सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 5 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और any law in force in state relating to juvenile offender और borstal school। इन पे क्या होगा? प्रोबेशन ऑफ द ऑफेंडर्स एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। इन चीज़ों पे प्रोबेशन एक्ट आप अप्लाई नहीं करेगा, इन एक्ट को अफेक्ट प्रोबेशन एक्ट नहीं करेगा।
और लास्ट हमारा सेक्शन 19, सेक्शन 562 ऑफ सीपी कोड नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन केसेस। ये 562 जो है वो पुराना है, इसको नया कर लो सेक्शन 360 सीआरपीसी नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन केसेस, कि जहाँ पे प्रोबेशन ऑफ द ऑफेंडर्स एक्ट अप्लाई करता है वहाँ पे सेक्शन 360 सीआरपीसी का अप्लाई नहीं करेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो 562 है सेक्शन, ये क्या है, पुराने एक्ट का है, नए एक्ट का सेक्शन नंबर है 360 ऑफ द सीआरपीसी। तो 360 सीआरपीसी वहीं पे अप्लाई करता है जहाँ पे प्रोबेशन एक्ट अप्लाई नहीं करता है, और जहाँ प्रोबेशन एक्ट अप्लाई करता है वहाँ सेक्शन 360 सीआरपीसी अप्लाई नहीं करेगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा प्रोबेशन ऑफ द ऑफेंडर्स एक्ट। आपको मैं फिर बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, एटमोस्ट ऑलमोस्ट सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है, पर कुछ की सेक्शंस है जिनका हमें ध्यान में होना चाहिए। सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन नंबर 6 भी ठीक है, कॉन्सेप्ट ध्यान होना चाहिए, पर सेक्शन नंबर 7 अच्छे से आना चाहिए, 8 अच्छे से आना चाहिए, 9 अच्छे से आना चाहिए, साथ ही साथ आपको 12 अच्छे से आना चाहिए। तो ये जो सेक्शन है ये हमारे एट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ में आने चाहिए। बाकी सेक्शंस के भी कॉन्सेप्ट जो है हमें सारे पता होने चाहिए, ईजी है, पर ये जो सेक्शन नंबर मैंने कराया ये एट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अच्छे से हमें समझ में आने चाहिए। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स प्रोबेशन ऑफ द ऑफेंडर्स एक्ट। आपका एक और माइनर एक्ट कंप्लीट हो गया है आरजीएस के लिए, और आपको अगर कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो प्रोबेशन एक्ट या कोई और एक्ट की जो आप पढ़ चुके हो, आप मेरे को तुरंत कॉल करके अपनी क्वेरी जो है रिजॉल्व कर लीजिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव अ गुड डे।